after morning and evening. This is our lecture number 2. In lecture number 1, we have already discussed with you the course plan. Now, today, we will discuss with you the scope of pharmacy. Fortunately, आप अब फार्मेसी के डिसिप्लिन के अंदर कदम जमा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप फार्मेसी की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब वो कौन कौन से एरियाज हैं या वो कौन सी डायरेक्शंस हैं जहां पे कि आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो आइए आपसे आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी को डिटेल में। जैसे कि आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि मेरा आज का लेक्चर जो है वो रेमिंगटन एंड इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी, और जैसे मैंने आपको बताया था बाइबल ऑफ फार्मेसी, इसका चैप्टर नंबर 1 है स्कोप ऑफ फार्मेसी, वहां से लिया गया है। तो इन काइंड ऑफ एनी डिफिकल्टी आप इस लेक्चर को टेक्स्ट बुक से भी फॉलो कर सकते हैं। हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। डिफरेंट शर्ब्स, डिफरेंट मिनरल्स को यूज किया गया, और भी दूसरे तरीके इलाज थे, बट मेडिसिन, दवा वो किस तरह से निकाली जाए हर्ब शर्ब मिनरल से, इंसान ने ये शुरू से ही सीख लिया था। और जैसे जैसे तहजीब ने तरक्की करी, डेवलपमेंट आई, तो वो जो उसका रिवायती रोल था, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, एक फार्मासिस्ट वेल डिफाइंड रोल इन फार्मासिस्ट फॉर्म, कि जहां पे कि वो मेडिसिन को बना रहा है। पहले स्मॉल स्केल पे होती थी, अब लार्ज स्केल पे आप इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मा इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इससे पहले डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, अब चूंकि वो बढ़ रही है और बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज और ऑटोमेटेड होती जा रही है, तो वो जो पहले की जो फार्मासिस्ट का ये जो रोल था, जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग को बनाने में लोग शामिल थे, तो उनका रोल अब आप एक वेल डिफाइंड फॉर्म में फार्मासिस्ट के रोल में देख सकते हैं, जबकि वो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है और उसके साथ शामिल हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस, जो कि इन तमाम कामों को बरोकार, अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाते हुए डिस्पेंसिंग के मराहिल से अंजाम दे रहे हैं। आपका फार्मासिस्ट वो तमाम इंफॉर्मेशन से आरास्ता है जो कि उसको पेशेंट को ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होती है। ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ पेशेंट की ही बात नहीं है, वो जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ, उन सबको भी उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जैसे कि आप करंट सिनेरियो में देख रहे हैं कि फार्मासिस्ट अपना रोल अदा कर रहे हैं, जबकि हम इस पैंडेमिक पीरियड से गुजर रहे हैं। डॉक्टर के साथ साथ फार्मासिस्ट भी काउंसलिंग के जरिए से लोगों को, जो कि पेशेंट हैं या जर्नल पब्लिक को, अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, साथ साथ खड़े हैं उनके, ताकि वो डिजीज स्टेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें एक्टिवली। ये तमाम खिदमत से अंजाम देते हुए फार्मासिस्ट की अपनी एक इनफरादी हैसियत सोसाइटी में आप देख सकते हैं।
ये बात तो हम सबको ही मालूम है कि ड्रग को इस्तेमाल करना, मेडिसिन को इस्तेमाल करना यकीनन एक जरूरी अमल तो है, मगर इसके साथ चूंकि वो ड्रग इन द फॉर्म ऑफ केमिकल है, तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, एडवर्स इवेंट जरूर होते हैं। हमें उसके बेनिफिशियल इफेक्ट से कंसर्न है, बट साइड इफेक्ट साथ साथ ही उसके चल रहे हैं, तो हमें फिर इस तरह से ड्रग को देते वक्त ख्याल रखना पड़ेगा कि उसकी साइड इफेक्ट्स पेशेंट में या जनरल पब्लिक हेल्थ पे कम से कम असरअंदाज हो। यही वजह है कि जो एरर ड्यू टू द मेडिसिन यूज या कॉम्प्लेक्स मेडिसिन यूज की वजह से या इरेशनल मेडिसिन यूज की वजह से हो जाते हैं, तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, इन तमाम लोगों का काम होता है कि उन साइड इफेक्ट्स और जो एडवर्स इवेंट है उनको कम से कम करें। अब यकीनन कोई भी एडवर्स इवेंट जो भी किसी भी प्रोसेस के अंदर शामिल है, प्रोसेस क्या, जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है फार्मासिस्ट, इंटरप्रिटेशन हो रही है ऑर्डर की, फिर उसके बाद प्रिपरेशन हो रही है, फिर डिस्पेंसिंग हो रही है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन में कहानी खत्म नहीं होती है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग हो रही होती है, जबकि कोई अपने किसी डिजीज स्टेट के लिए कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहा है। एक स्टडी में ये देखा गया, अंदाजा लगाया गया कि तकरीबन 2 मिलियन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर हर साल वो पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं some kind of adverse direct reaction, जबकि 2/3 of which were the cause of hospital admission and more than 1 lakh of which are fatal। ठीक है, 2 million 20 lakhs, ठीक है, उसमें से जो 1 लाख है वो बहुत ही खतरनाक किस्म के इंजरी कॉज करेगा या एडवर्स इवेंट कॉज करेगा। अब इन तमाम अंदाजों से हमें इस चीज का तो पता चल गया कि जो फार्मासिस्ट है वही है जो कि अपने हेल्थ स्टेटस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है, ड्रग की या मेडिसिन की जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव कर सकता है। किस तरह से? जबकि वो मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहा है, वो मॉनिटरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ फार्मेसी प्रैक्टिस जहां पे कि वो इन्वॉल्व है इन रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स को, किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन को आपने देखना है कि ड्रग ड्रग कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, वो जो ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की गई है उसके ऊपर किडनी के क्या वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रही है या हेपेटिक क्लियरेंस से, इन तमाम चीजों को यकीनन वो चुके पढ़ चुका होता है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, इवन दो कि वो डॉक्टर से भी ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द ड्रग। तो फार्मासिस्ट फिर अपने स्टडीज की बेसिस के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ड्रग की साइड इफेक्ट, एडवर्स इवेंट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इन तमाम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। वो जो प्रिस्क्रिप्शन उनको मिलता है वो जो पेशेंट की हिस्ट्री से हासिल करते हैं। अब ये फार्मासिस्ट ही है जो कि तयन करके बताएगा कि कौन सी ड्रग सेफ है। वो यकीनन मेडिकेशन यूज इवैल्यूएशन करेगा,
पेशेंट मॉनिटरिंग हो रही होगी, इंटरवेंशन में इन्वॉल्व होगा कि हम कौन सी अप्रोप्रिएट मेडिसिन है जो कि किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट को दे सकते हैं, या अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा किसी एलर्जिक रिएक्शन उसको होते हैं तो कौन सी ड्रग है या कौन सी एंटीबायोटिक जो उसको दे सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन देना अब फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And the provision of information related to the use of medication and non-pharmacological। अब फार्मासिस्ट पेशेंट की मॉनिटरिंग भी कर रहा है, कौन सा एप्रोप्रिएट ड्रग है जो कि उसको मिलनी चाहिए, उसके अलावा क्या ज़रूरी इतलात हैं, इंफॉर्मेशन है ड्रग के हवाले से, या फिर आपको हो कि उसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मोडालिटीज कौन कौन से और दूसरे तरीके हैं जो कि वो यूज कर सकता है। वो ये तमाम काम फार्मासिस्ट का है कि वो राइट वे में राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट डोज एडमिनिस्ट्रेट करें। इसीलिए जो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन इन्होंने बनाई, जिसको हम कहते हैं APHA, वो डिस्क्राइब कर रहा है फार्मेसी प्रोफेशन को कि वो एक सर्व कर रहा है सोसाइटी को। कैसे? द प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, जो हम कहते हैं ना रैशनल यूज, एप्रोप्रिएट यूज। ये नहीं कि तमाम तरह के दर्द एक ही तरह की मेडिसिन से सही हो जाएंगे। कोई पेनाडोल से होता है, कोई डिक्लोफेनेक सोडियम, डिक्लोफेनेक पोटेशियम, कोई सिवियर है तो नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, ऐसे ही है। बट हमने रैशनल यूज और एप्रोप्रिएट यूज को फोकस करना है। तो वो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन डिस्क्राइब कर रहा है द प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस। डिवाइसेस जैसे कि आपके बीपी पैचेस है, ब्लड प्रेशर है, और ऑक्सीमीटर है। ये तमाम डिवाइसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होंगी इन मेडिकेशंस डिस्पेंसिंग, मेडिकेशन प्रोवाइडिंग, ठीक है। इसके अलावा एंड सर्विसेज टू अचीव द ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम। वो तमाम सर्विसेज जो कि बरकरार लाते हुए हमें वो जो थेरेप्यूटिक उसके इफेक्ट हासिल करने हैं वो हम यूज करेंगे। मेडिकेशन, डिवाइस एंड सर्विसेज, ठीक है। 3 चीजों को उसने फोकस किया है फार्मेसी प्रोफेशन के लिए। किसने? अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने। फिर यही वजह है कि वो जो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑफ फार्मेसी, जो कि उसको हम अमूमन कहते हैं मिलिस रिपोर्ट। वो कहती है कि फार्मेसी शुड बी कंसीव्ड बेसिकली एज अ नॉलेज सिस्टम दैट रेंडर अ हेल्थ सर्विस by concerning itself with understanding drug and their effect। डॉक्टर्स जरूर फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं, तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, मगर मेडिसिन को फार्मासिस्ट डिटेल में पढ़ते हैं, तो उनको मेडिसिन के बारे में पता होता है और उसके इफेक्ट के बारे में पता होता है। इसीलिए ये जो रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ फार्मेसी है, जिसको कि फार्मासिस्ट कह रहे हैं फार्मासिस्ट फॉर द फ्यूचर, इसको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में मिलिस रिपोर्ट। वो भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि फार्मासिस्ट वो लोगों पे मुश्तमिल डिपार्टमेंट है, वो सर्विस है जो कि बेटर अंडरस्टैंड करते हैं ड्रग को और उसके इफेक्ट को। यानी कि अपन कह लें कि जो ये फार्मासिस्ट है, जिसको कि हम कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल केयर्स hold at the important role
of the pharmacist is the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcome that improve patient quality of life. अब कोई पर्सन है जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी ड्रग की मैनेजमेंट में कि वो लाइक किसी इलनेस में कि उसको थ्रू ड्रग उसको इस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करे कि उसको उसकी बीमारी का भी खात्मा हो और को किसी किस्म की कोई दिक्कत भी ना हो। तो अब उसको हम कह रहे हैं मतलब एक साइंटिफिक टर्म जिसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर क्या है? जिसमें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है ड्रग की थेरेपी के लिए ताकि हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें बाय अचीविंग डेफिनेट आउटकम। जो हम देना जिस मकसद के लिए देना चाह रहे हैं हमें वो मकसद हासिल हो जाए, इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है। एजुकेशन क्या है? जो आपकी फार्मेसी की एजुकेशन है ये 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है ना, कुछ एमडी करते हैं मेडिसिन, कुछ डेंटिस्ट्री करते हैं, कुछ ऑप्टोमेट्री करते हैं, कुछ वेटरनरी मेडिसिन होती, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। आपका जो फॉर्म डी है ये 5 साल का है और इसके अंदर आप आपके 4th और फाइनल ईयर में आपके वार्ड विजिट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये तमाम क्यूरिकुलम कहाँ पर डिफाइन है ये मैं आपको वेबसाइट शो कर रही हूँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ने आपका जो करिकुलम है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज इसी करिकुलम को फॉलो करती हैं। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये क्यूरिकुलम के अंदर इन्होंने फिजिकल फार्मेसी के अंदर बुक्स की भी लिस्टिंग की हुई है। अब मैंने आपको जो बुक्स बताई थी अपनी इससे पहले वाले लेक्चर में वो तमाम बुक्स का नाम यहाँ पे भी मौजूद है। आप ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। चलें हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। एजुकेशन हमने पाकिस्तान के हवाले से आपसे डिस्कस कर ली। अब प्री प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि आपको मालूम है कि फॉर्म डी के अंदर एडमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ हो। आपके प्री प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि आप पढ़ के आए हैं, मैथ, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, देखिए ये तमाम चीज़ें आपने केमिस्ट्री पढ़ी, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब फॉर्म डी में एडमिशन कौन लोग ले सकते हैं? ये प्री प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि मैंने जिनका नाम लिया ये आप लोग चूंकि पढ़ के आए इसलिए आप लोग एलिजिबल थे फॉर्म डी में एडमिशन लेने के लिए। अब प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताए थे कि आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फार्मेसी का जो करिकुला होता है उसके अंदर कोर्सेज हैं फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, थेरेप्यूटिक्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी एक्सटर्नलशिप। आप फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर एक्सटर्नलशिप करेंगे विद ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जाके, हमारा जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होगा पेशेंट के साथ। फिर कोर्सेज इन द सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी,
اس کے علاوہ ہم آپ کو فارمیسی کے اندر جو لا گورن کرتے ہیں اس کے بارے میں نو ہاؤ دیں گے. ہاسپٹل فارمیسی آپ کو پڑھائی جائے گی. نیوکلیئر فارمیسی آپ کو مینجمنٹ بتائی جائے گی. مینجمنٹ کہ آپ اپنی فارمیسی اون کر رہے ہیں یا آپ انڈسٹریل فارماسسٹ ہیں تو ہمیں کس طرح سے تمام چیزوں کو مینج کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ویریس ریسرچ اسپیشلٹیز کے بارے میں پڑھایا جائے گا فارم ڈی کے 5 سال کے اندر. چلیے اسٹوڈینٹ اب آپ سے کچھ کیریئرس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فارمیسی پروفیشن آپٹ کرنے کے بعد آپ کس کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں ایز اے فارماسسٹ اور اپنی سروسز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. آئیے ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ سلائڈس آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ میں نے پریپیئر کری ہیں پکچر فارم میں. اوکے دس از دا اسکوپ آف فارمیسی. ایک کمپیٹنٹ فارماسسٹ کہاں کہاں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. مینج کر سکتا ہے کیئر فیسلٹیز، وہ تمام ذیلی ادارے جہاں پہ کہ کسی بھی پیشنٹس کو ہاؤس کیا جاتا ہے تو وہاں پہ فارماسسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایمبولیٹری کیئر فارمیسی کے اندر جیسے کہ نام تو ہی ظاہر ہے ایمبولیٹری. ویٹرنری فارمیسی یقیناً دوا صرف انسانوں کے لیے تو نہیں، اینیملز کے لیے بھی نیڈ ہے، لیونگ آرگینزم ہے وہ بھی. اس کے علاوہ ایسوسیشن مینجمنٹ، آپ کسی بھی اسکوپ میں کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے. انڈسٹریل ایریا ہو، ٹیچنگ ہو لائک یور ٹیچر جیسے کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، مارکیٹنگ میں ہو اگر آپ مارکیٹنگ میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ فارمیسی انفارمیٹکس، اب آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سارے ہاسپٹلس اور اس طرح کے ادارے موجود ہیں جو کہ ڈرگ کی انفارمیشن آپ کو کال کے اوپر پرووائڈ کرتے ہیں. ہوم انفیوژن فیسلٹیز، بات وہی ہے کہ کس طرح سے ہوم کیئر فیسلٹیز جہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہاں پہ فارماسسٹ آپ اپنی سروسز کو چاہے وہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہو، ڈرگ ڈسپینسنگ کے حوالے سے ہو یا ڈیوائسز کے یوز کرنے کے بارے میں ہو، اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ملٹری فارمیسی ہو یا ہوم ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، ریٹیل، نیوکلیئر فارمیسی، ریسرچ، ٹھیک ہے، فیڈرل کوئی گورنمنٹ جیسے کہ ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کنسلٹنٹ فارمیسی، آپ ایز اے کنسلٹنٹ بھی ہائر ہو سکتے ہیں، ہاسپٹل فارمیسی میں جا سکتے ہیں. لانگ ٹرم کیئر فیسلٹیز، یہ لانگ ٹرم کیئر فیسلٹیز یا مینج کیئر فیسلٹیز یا ہوم انفیوژن فیسلٹیز، یہ سم ہاؤ آپ آگے کمیونٹی فارمیسی کے اندر پڑھیں گے کہ فارماسسٹ آپ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ پہلے تو صرف یہی تھا کہ میڈیسنس کی ڈسپینسنگ کے لیے ریسٹرکٹیڈ ایریا تھا، بٹ اب وہ ویکسینیشن میں بھی انوالو ہے، وہ ڈیوائسز کے پراپرلی یوز کرنے کے بارے میں یا کوئی کنسلٹیشن ہے. یہ تمام چیزیں چونکہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اموبلائز ہوتے ہیں، وہ نہیں اپنی جگہ سے ہل سکے ہوتے، تو ان کو بھی جو کنسلٹنسی ہے یا جو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے وہ پھر ہم ان کی اپنے جو جہاں رہائش ہوتی ہے، ریسیڈنس ہوتی ہے، وہاں پہ جا تبھی جو فارمیسی ہے. اوکے اسٹوڈینٹ، اسی طرح کی میں نے 2 پکچرز اور یہاں پہ آپ لگائی ہیں اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اندر، اس کو بھی دیکھ لیجیے.
किस तरह से एकेडमिक्स, जैसे कि आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, फार्मासिस्ट कहाँ हो सकते हैं, हॉस्पिटल में, क्लिनिक के अंदर, रिटेल के अंदर, अच्छा मार्केटिंग के अंदर। अब जैसे कि आपको मालूम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, देखिए ना अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो अपनी मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि उनकी कितनी इफेक्टिव है मेडिसिन। फिर मार्केटिंग एग्जेक्टिव बन सकते हैं, टेरिटरी मैनेजर, जर्नल मैनेजर। अच्छा रिसर्च, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपके भी टीचर का रिसर्च का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर भी कंटिन्यू रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, आप फार्मासिस्ट, आपकी ड्यूटीज हो सकती हैं, फार्माको विजिलेंस साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल स्टैटिस्टिशियन हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखें तो आप ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट और केमिकल एनालिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये वो तमाम चीजें जो मैं इससे पहले वाली स्लाइड में जो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ गवर्नमेंट जॉब के हवाले से। अब क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्च आ जाती है कि आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, सीनियर क्लिनिकल आरए रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, एसोसिएट साइंटिफिक मैनेजर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, रेगुलेटरी मैनेजर, ये तमाम चीजें आ जाती हैं रिसर्च के हवाले से। रेगुलेटरी अफेयर के अंदर आप रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर हो सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर एग्जेक्टिव हो सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल राइटिंग कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स, जैसे कि आप लेक्चरर, लेक्चरर, डेमोस्ट्रेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल हो सकते हैं। ये तमाम स्कोप है। अब इन्होंने यहाँ पर एक इस अनदर पिक्चर्स के अंदर आप देखें कितना जबरदस्त ट्री के जरिए से इसको एलिब्रेट किया हुआ है ना, डिफरेंट इस फील्ड को, जो कि आप आफ्टर कंप्लीशन योर फॉर्मली प्रोग्राम आप चूज कर सकते हैं। चले आ जाए हम अपने दोबारा रेमिंगटन के चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे कि नाम से जाहिर है कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं आप फ्यूचर में, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, चले पढ़ते हैं इसको। अब ये जो कम्युनिटी फार्मेसी है, एक ये हाइब्रिड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इसके अंदर क्या चीज रिक्वायर्ड है, वेल डेवलप प्रोफेशनल स्किल हो आपके पास। अब आपने तमाम चीजें मैनेज करनी है, पेशेंट को राइट वे में, राइट टाइम पर, राइट डोज के बारे में बताना है, किस तरह से लेना है, कब लेना है, किसके साथ नहीं लेना, ड्रग इफेक्ट, इंटरेक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये तमाम चीजें आपको उसको बतानी। तो आपकी यकीनन नॉलेज होगी उस ड्रग के हवाले से, तो आप बता सकेंगे इंशाल्लाह। तो इन मैनी केसेस आपके पास मैनेजमेंट एबिलिटीज भी होनी चाहिए, किस तरह से एक कम्युनिटी फार्मेसी को रन किया जा सकता है। और जो सक्सेस आपकी बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, आपकी बिजनेस मैनेजमेंट स्किल के ऊपर, आपकी क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक नॉलेज के ऊपर, कौन सी मेडिसिन किस टाइप ऑफ डिजीज और एलिमेंट के अंदर हेल्पफुल है और मोर इफेक्टिव है। इसके अलावा जो डिस्पेंसिंग है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, तो यकीनन उसके लिए फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है इन कम्युनिटी फार्मेसीज में, ताकि वो उन तमाम सवालात का जवाब दे सकें जो कि किसी भी ओटीसी, ओवर द काउंटर, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है, और वो ड्रग जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहा जाता है, उसके बारे में सवालों के जवाब दे सकें और गिव एडवाइस अबाउट होम हेल्थ केयर सप्लाईज एंड ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट। अब जितनी भी हम कर रहे होते हैं ना डिफरेंट के भाई, दर्द हो रहा है तो जो कोल्ड एंड हॉट मसाज है, या फिर इसके अलावा और भी डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ये तमाम गाइडेंस जो है वो एक लाइसेंस
फार्मासिस्ट ही बहुत अच्छे अंदाज से अपने पेशेंट को या पब्लिक को प्रोवाइड कर सकता है. So, while there are still independent community pharmacies in smaller communities and those that provide specialty services such as compounding, अब आपको मालूम है जैसे दवागो है, ग्रीन फार्मेसीज हैं और सो ऑन, ये सब अब कंपाउंडिंग में भी इन्वॉल्व है. तो an increasing number of the community pharmacies are the chain drug stores, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, chain drug stores यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. कि भाई दवागो यहाँ पर भी है, नॉर्थ में भी है, गुलशन में भी है, सब जगह. तो कम्युनिटी फार्मेसीज की डिमांड बढ़ती जा रही है और वहाँ पे एक पढ़ा लिखा फॉर्म डी के फार्मासिस्ट मौजूद है कि जिसकी ड्रग के ऊपर ड्रग के बारे में कंप्लीट उबूर है, तो वो राइट इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा. अब आ जाते हैं हेल्थ सिस्टम फार्मेसी. आपको मालूम हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट. तो हेल्थ सिस्टम फार्मेसी एक प्रैक्टिस है फार्मेसी की, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी. इसके अलावा ये जो तमाम क्लिनिक हैं या फिर वॉक इन हेल्थ सेंटर्स हैं या फिर नर्सिंग होम, सिस्टम फार्मासिस्ट का रोल लास्ट 50 इयर्स में बहुत अहमियत का हामिल भी हो गया है. इन तमाम सेटिंग्स के अंदर फार्मासिस्ट अपने फार्मेसी टेक्नीशियंस के साथ मिलके, फार्मेसी इंटर्न्स के साथ मिलके और बरोकार लाते हुए वो तमाम ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज को वो प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिकेशंस को, और कंपाउंड कर रहे हैं नॉन स्टेराइल एंड स्टेराइल प्रिपरेशंस. एडवाइस कर रहे हैं दूसरे प्रोफेशनल्स को, पेशेंट्स को, कि किस तरह से ड्रग को लेना है, मॉनिटरिंग करनी है ड्रग रिटायरमेंट की, और इवेल्युएट करना है ड्रग के प्रॉपर यूज को. दे एडवाइस अदर प्रोफेशनल ऑन द सिलेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग. अब उनकी एडवाइस के अंदर यकीनन शामिल है कि राइट मेडिसिन फॉर द राइट person or the right time. ये तमाम काम एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें उसको परफॉर्म करना है. हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस के अंदर चूंकि इन्वॉल्व है वर्किंग एक्सटेंसिवली विद अदर मेंबर ऑफ हेल्थ केयर, जैसे कि वहां पर पैरामेडिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं. अब इसके अंदर शामिल है फिजिशियन, नर्सेज एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल एंड वर्कर्स. तो इन सब की एक मिल के टीम वर्क के साथ काम अंजाम दिया जा रहा होता है. अब न्यूक्लियर फार्मेसी, अब फार्मासिस्ट उन न्यूक्लियर लेबोरेटरीज के अंदर जहां पे कि न्यूक्लियर मेडिसिन को पैक किया जा रहा है. न्यूक्लियर मेडिसिन वो मेडिसिन जो कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए या फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट एज अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज की जा रही हैं, वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं. जैसे कि रेडियो एक्टिव ड्रग यूज होती है डायग्नोसिस और थेरेपी में, और some of these pharmacists work in hospital and others work for private nuclear pharmacists that provide radioactive drug to hospitals. जैसे कि आपके करेंट हॉस्पिटल मौजूद हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन अगर डिस्पेंस होंगी तो वो फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करेगा. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की. तो जैसे कि नाम से जाहिर है फार्मासिस्ट who are playing their role in industry, तो वो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होगा. और चूंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऑफर भी कर रही है बहुत अपॉर्चुनिटी टू द फार्मासिस्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल लेवल,
So the larger number of pharmacists is involved in marketing, sales and administration. फार्मासिस्ट का रोल ज्यादातर इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं सोसाइटी में. Some pharmaceutical manufacturer employ the pharmacist as their professional service representative. अब वो क्यों करें? To educate physician and pharmacist about the manufacturer product. अब वो इंडस्ट्री वाले जो हैं वो हायर करते हैं फार्मासिस्ट को ताकि वो एजुकेट कर सकें फिजिशियंस को, ठीक है, अपनी वो ड्रग जो कि उन्होंने बनाई है. दिस कैन बी अ रिवॉर्ड कैरियर फॉर द पर्सन विद अ राइट पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, एंड इट इज often a stepping stone to supervisory position in sale and a path toward integration into the administrative and sales structure of a pharmaceutical firm. आपने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हर कंपनी अपने हायर करती है ताकि वो मेडिसिन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड करें जो कि इसको प्रिस्क्राइब करने की अथॉरिटी रखते हैं. अब वो अगर फार्मासिस्ट जिसको कि ज्यादा मालूम है ड्रग के बारे में उनको ही हायर करेंगे ताकि वो जो उनकी फिनिश प्रोडक्ट है उसके बारे में बेहतर अंदाज से वो पैरामेडिक्स को और मेडिकल स्टाफ फिजिशियन इनको गाइड कर सकें. इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट चाहे तो वो एमबीए कर सकता है और इसके अलावा वो लॉ की भी एजुकेशन हासिल कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग के अंदर ड्रग लॉज और ये तमाम चीज़ें अप्लाई होती हैं, तो यकीनन लॉ को अंडरस्टैंड करके वो कोई हायर पोजीशन अचीव कर सकता है, मार्केटिंग में लग सकता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स मैनेजर, ठीक है, वो उसकी वो ये ड्यूटीज उसको असाइन हो सकती है. इसके अलावा फार्मासिस्ट सर्व कर सकता है इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मैनेजर. इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल, तबकि उसने हायर डिग्री ली हुई हो, लाइक पीएचडी किया हुआ हो, एमबीए किया हुआ हो, लॉ की भी कोई फर्दर उसने एलएलबी किया हुआ हो, तो वो हायर पोजीशन अचीव कर सकता है. इसके अलावा प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजरी पोजीशन often are held by pharmacists. Pharmacists गवर्नमेंट सर्विसेज में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं. आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप जा सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के अंदर. अगर हम एफडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है अमेरिका की, तो वहां पे वो क्या करते हैं, सर्व कर सकते हैं एज अ कमीशन ऑफिसर्स. कहाँ पे? एफडीए के अंदर, जिनका कि काम ही यही है कि वो जो कि ड्रग की इंटीग्रिटी है, ड्रग की सेफ साइड है, एफिकेसी है, उसको इवेल्युएट करने के लिए अपने पास उन्होंने फार्मासिस्ट साइन किए हुए जो कि इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स, इसके अलावा इंडियन हेल्थ सर्विस, ये तमाम बातें वो यूएस के हवाले से बता दें. मगर हमारे पास ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप मौजूद है. आप लोग फॉर्म डी करने के बाद ड्रैप में भी जॉब के मौके हैं. अपॉइंटमेंट आर अवेलेबल फॉर द फार्मासिस्ट इन द ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन of the Department of Justice and in the National Institute of Health and the Center for Medicare and Medicaid Service. ये तमाम जो आपको नाम लिए
بتائیں میں نے یہ یو ایس کے ریگولیٹری باڈی کے حوالے سے ہمارے پاس آلریڈی ڈرگ ایکسس کرتی ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. آپ کو وہاں پہ آفٹر کمپلیشن یور فارم ڈی کمیشن کا ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے. پھر آپ وہاں پہ اپنی خدمات سے انجام دے سکتے ہیں. ان فارماسیوٹیکل ایجوکیشن جیسے کہ آپ کی ٹیچر آپ کو لیکچر دے رہی ہیں. آپ میں سے بہت سارے کل کی ٹیچرز بھی بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل جرنلزم ایک rewarding experience for a limited number of the pharmacists with the writing and editing skill. ہر کوئی نہیں مگر جس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ بہت اچھا لکھ سکتا ہے اور ایڈیٹنگ اسکل ہے تو وہ فارماسیوٹیکل جرنلزم میں بھی جا سکتے ہیں. آرگنائزیشنل مینجمنٹ یقیناً کہیں پہ بھی کوئی بھی آرگنائزیشن ہو بغیر پراپر مینجمنٹ کے نہیں چل سکتی. اب جبکہ وہ آرگنائزیشن ڈرگ کے حوالے سے ہو تو یقیناً وہاں پہ ایجوکیٹڈ فارماسسٹ کو ہائر کیا جائے گا فار دی پرپز آف اسموتھ گوئنگ اینی فنکشن. ہے نا بھائی. آرگنائزیشنل مینجمنٹ کا جو کیریئرس ہے آر اویلیبل فار دوز ود فارمیسی ایجوکیشن لی بھی ہوگی اینڈ وہ ان کے چاہتے بھی ہوں گے کہ وہ سرو کریں نیشنل اینڈ اسٹیٹ ایسوسیشن. جیسے کہ آپ کے فارمیسی کونسل میں لوگ موجود ہیں وہ انہوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے اس کو اچیو کرانے کے لیے ان کے وزٹس ہوتے ہیں. تو لائک آپ آفٹر کمپلیشن یور فارم ڈی کورس آپ آرگنائزیشنل مینجمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ اس چیپٹر کے اندر آپ کو ڈفرینٹ اس کو بتانے کے بعد میں بتاتی چلوں کہ کچھ آرگنائزیشن کے نام انہوں نے یہاں پہ دیے ہوئے جیسے کہ امریکن فارماسسٹ ایسوسیشن. یہ ایسوسیشن اگر بنائی گئی ہے تو یقیناً اس میں فارمیسی پروفیشن کے لوگوں کو کرنٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہم رکھنے کے لیے تمام چیزیں اپڈیٹڈ پرووائڈ کی جاتی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے تو آپ لوگ ان ویب سائٹس کے اوپر ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے ضرور ان کو ایکسپلور کیجیے گا. میں نے آپ کو دوسری آپ کو پلیٹ فارم بتاؤں جو ہے امریکن سوسائٹی آف ہیلتھ سسٹم فارماسسٹ ASHP اور ان کی گائیڈ لائنس کو ہم فالو کرتے ہیں اور آپ کو ہم جب پڑھائیں گے ہاسپٹل فارمیسی تو بہت ساری گائیڈ لائن تو ASHP کی گائیڈ لائن ہی پڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ امریکن سوسائٹی آف کنسلٹنٹ فارماسسٹ اور نیشنل کمیونٹی فارماسسٹ ایسوسیشن. یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اسکوپ آف فارمیسی اس پر اپنے لیکچر یا آپ کہیں کہ نوٹس پریپیئر کرنا ہے اور ہوپ فلی آپ لوگ مجھے سینڈ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.